वह तो मैं आप सबको बता भी नहीं सकती। मैं पूरे तरीके से घबरा चुकी थी। ये बात मेरे बर्दाश्त से बाहर थी। मेरे पास थी इसको तुमको बर्दाश्त करने का कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी रिजवान से की और किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी। ये जानकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे किस तरह मेरे पति ने शादी की पहली रात थी मेरे साथ ऐसी शर्मनाक काम किए जिनके बाद मेरे लिए उसके साथ गुजारना मुश्किल हो गया। मेरा नाम सारा था और शादी के चौथे रोज़ ही अपने पति का सामान बांध रही थी। वह वापस परदेश जा रहा था। उसका कहना था उसकी कंपनी से कॉल आया है और अब वह यहाँ नहीं रुक सकता है, वरना उसकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। ये सुनते ही मेरी सास ने मुझ पर हुक्म सुनाया, जाओ सारा, जल्दी से रिजवान का सारा सामान बांधो। अगर उसकी नौकरी ख़त्म हो गई और वह यहीं रह गया तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। मेरी सास को चूल्हे हांडी की फ़िक्र सता रही थी और मुझे रिजवान की जुदाई का गम लग रहा था। शादी के चौथे रोज़ ही वह मुझे छोड़कर जा रहा था। मैं कैसे रह सकती थी उसके बगैर। नए घर, नए लोगों के बीच में रिजवान के बिना कैसे रह सकती थी। मेरा दर्द समझने वाला कोई भी नहीं था। शादी की पहली रात से ही रिजवान ने मेरे साथ ऐसा रवैया कर रखा था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि उनको मुझ में कोई दिलचस्पी ही ना हो। जब रिजवान एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे तो मैंने उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और मैंने वापसी का पूछा तो उन्होंने मेरी बात सुनकर गुस्से में कहने लगे कि तुम कैसी औरत हो, अभी मैं रोज़गार के लिए घर से निकला ही नहीं हूँ और तुम्हें मेरी वापसी की फिक्र सता रही है। मैं तुम्हें किसी जंगल में छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अपने माँ बाप के पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम मेरे माँ बाप का ख्याल रखो। ये शादी मैंने तुमसे इसीलिए की, जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं खुद वापस आ जाऊँगा। रिजवान का ये सख्त रवैया देखकर और उसकी बातों को सुनकर मेरा दिल रोने लगा। ना कोई मोहब्बत भरी बात हुई, ना कोई वापसी का वादा। रिजवान ने कोई ऐसी बात ही नहीं की जिससे मैं खुश हो जाती या उनसे कोई उम्मीद लगा बैठती। जितनी भी बातें रिजवान ने मुझसे की थी वह सब बस अपने माँ बाप की खिदमत और अपने माँ बाप की देखभाल की थी। और इसके बाद वे घर से ऐसे निकल कर चले गए जैसे उनके पीछे कोई याद करने वाला ही नहीं हो। वे फ़ोन भी करते तो अपने माँ बाप को, वे मुझे कभी भी कॉल नहीं करते और ना ही मुझसे बात करने की ख्वाहिश का इजहार करते। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया और ना चाहते हुए भी मैंने अपने माँ बाप से रिजवान के इस रवैये की बात की तो मेरे माँ बाप कहने लगे कि परदेसी शौहर ऐसे ही होते हैं, तुम बस ये देखो कि तुम्हें किसी बात की तकलीफ़ तो नहीं है। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सुकून से अपने घर को आबाद रखो और हमें भी परेशान ना करो। अपने माँ बाप की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं किससे अपनी दुख और तकलीफ़ बयां करती। मेरे माँ बाप तो मुझे ही गुजारा करने का मशवरा दे रहे थे, इसलिए मैं अपने को टूटा हुआ दिल समेटे अपने घर वापस चली आई। ये सच था कि रिजवान के घर में मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ या किसी किस्म की कमी नहीं थी, लेकिन जो कमी मेरी ज़िंदगी में थी क्या उससे बढ़कर कोई और कमी हो सकती थी। मेरे साथ मेरा शौहर नहीं था, वह सिर्फ जिस्मानी तौर पर मुझसे दूर नहीं था, हर तरह से हमारे दरमियाँ दूरी कायम थी। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं इन 4 दीवारी में ही जिंदा दफन हो जाऊंगी। सारा वक्त मेरे सास ससुर की खिदमत में गुजर जाता या फिर अपने कमरे में मैं तन्हा पड़ी रहती। दिन महीनों में बदलते चले गए और ऐसे ही 8 महीने गुजर गए। ना ही रिजवान के रवैये में कोई सुधार आया और ना ही मेरे माँ बाप ने मेरी तकलीफ़ को महसूस किया। और जब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई तो मैं अपने सास ससुर से इस बात की शिकायत की तो मेरी सास ने मुझे डांट कर बात ख़त्म करा दी। मेरे ससुर कहने लगे, बेटी तुम ठीक कहती हो, आखिर कब तक तुम ऐसी ज़िंदगी गुजारोगी। मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करके अपने बेटे के पास तुम्हें भिजवा देता हूँ, वहाँ जाकर तुम अपने रिश्ते को नई तरह से शुरू करना। मेरे ससुर की बात सुनकर मेरी सास गुस्से में आ गई और कहने लगी, इसे वहाँ भेजने की क्या ज़रूरत है। अगर ये वहाँ चली जाएगी तो रिजवान के पास घर का खर्चा भेजने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन मेरे ससुर अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने मेरे साथ को ये कहकर खामोश करा दिया कि मियाँ बीवी को दूर रखना हरगिज़ जायज़ नहीं है और वह भी हमारी ज़रूरत के लिए, इसलिए सारा को रिजवान के पास भेज दो। मेरे ससुर ने
अपनी जमा पूंजी से मेरे सारे कागजात तैयार करवाए और मुझे कुछ महीने वीज़े से मिस्र भिजवा दिया। लेकिन रिजवान को इस बात की भनक भी लगने नहीं दी, क्योंकि मेरे ससुर को अंदाज़ा था रिजवान मुझे मिस्र आने से रोकेगा। 3 महीने की कार्रवाई के बाद मुझे मिस्र जाने का वीज़ा मिल गया और मैं रिजवान को बिना बताए मिस्र पहुंच गई। वहां मेरे ससुर के दोस्त मौजूद थे, जिनकी वजह से रिजवान की नौकरी लगी थी। मेरे ससुर ने उनसे बात कर रखी थी, पर वो ही मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आए। उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से रिसीव किया और सीधा रिजवान के पास ले गए और दरवाजे पर छोड़ते हुए कहने लगे, मैंने तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दिया है, लेकिन कभी भी कोई भी परेशानी हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। ये कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ एक कार्ड पकड़वा दिया, जिसे मैंने संभाल कर अपने बैग में रख लिया। मैंने सोच लिया था कि अब वापस नहीं जाऊंगी, अपनी सारी ज़िंदगी रिजवान के साथ ही गुजार लूँगी, क्योंकि इंडिया में मेरा कोई नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझसे रुखसत करने के बाद जिस तरह से जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। मैं खुश खुश अपना सामान उठाए घर का दरवाज़ा बजा रही थी। बाहर से देखने में मालूम हो रहा था कि एक बड़ा सा घर है। मैं खुश थी, मेरा पति यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, मेरी सांस तो रुक गई। दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची ने खोला और उसके पीछे एक मिस्र औरत खड़ी थी और वह अरबी में मुझसे सवाल जवाब कर रही थी। और ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझसे बहुत अच्छी अरबी आती थी, क्योंकि मैंने अरबी ज़बान में ही मास्टर कर रखा था। मैंने उसे बताया कि मैं रिजवान से मिलने आई हूँ। इससे पहले कि मैं उसे बताती कि मैं रिजवान की पत्नी हूँ, रिजवान मेरा पति है, पीछे से रिजवान चला आया और उसने मेरी बात के बीच में ही बात काट दी और गुस्से में चीखते हुए कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो? वह हिंदी ज़बान में मुझसे बात कर रहा था ताकि उस औरत को और बच्ची को कुछ भी समझ में ना आए। रिजवान के इस रवैये ने मुझे फिर से तोड़ कर रख दिया। मैंने उसे रोते हुए बताया कि मैं उसकी मोहब्बत में यहाँ तक आई हूँ, लेकिन रिजवान कहने लगा कि वह मुझसे नफ़रत करता है। उसने मुझसे शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए की है। ये मिस्र औरत और ये बच्चा उसकी फैमिली है और वह यहाँ आकर बहुत खुश है। रिजवान की बातों ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। वह मुझे धमकी देते हुए कहने लगा कि मैं जिस तरफ यहाँ आई हूँ उसी तरह से यहाँ से चली जाऊँ। वह मेरी वजह से बिल्कुल भी अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता था और रिजवान की ये बातें सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी। वह अपनी मिस्र फैमिली बचाने की खातिर मुझे तबाह करने के लिए राज़ी था। रिजवान ने उस मिस्र औरत और बच्ची को यह कहकर दोबारा अंदर भेज दिया कि मैं उसकी दूर की रिश्तेदार हूँ और वह खुद मुझसे बात कर लेगा। उसने मुझे अपने घर के अंदर बुलाना भी गवारा नहीं किया और मैं रिजवान के कदमों में बैठ गई, इल्तिजा करने लगी कि वो मुझे इस तरह वापस जाने का ना कहे। मैं सारी कश्तियाँ जलाकर यहाँ पर आई हूँ। मैं जानती थी कि यहाँ से वापस लौटने पर मेरी सास का रवैया मेरे साथ किस तरह का होना था। वह रिजवान के पास आने पर हरगिज़ भी खुश नहीं थी और मैं खाली हाथ घर वापस लौट जाती तो सारी ज़िंदगी मुझे उनकी गुलामी करनी पड़ती। मैंने रिजवान से कह दिया कि मैं घर वापस जाने को तैयार नहीं हूँ, तो गुस्से में आकर उन्होंने मुझे तलाक दे डाली और तलाक के 3 लफ्ज़ों ने मेरे माथे पर ऐसा दाग लगाया कि मेरी आंखों से रहने वाले आंसू मेरा साथ छोड़ गए। मुझे अपनी बदकिस्मती पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये कैसे मुमकिन था कि मेरा पति इस तरह खड़े खड़े हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देगा, लेकिन वह ऐसा कर चुका था और वह ये कहकर वापस अपने घर के अंदर चला गया कि मैं अब उसे शक्ल ना दिखाऊं, जहाँ चाहे वहाँ चली जाऊं। रात का अंधेरा फैलने लगा था और मैं अकेली बाहर खड़ी थी। जब मुझे बहुत देर बाद होश आया तो मैंने कार्ड पर लिखे नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की। मेरे पास पैसे तो थे। मैं वहां से वापस निकल आई और चलती गई और काफ़ी दूर जाकर मुझे टेलीफोन बूथ नज़र आया। मैंने उस नंबर पर फ़ोन मिलाया। मैंने ससुर के दोस्त को आगे साहब ने फ़ोन उठा लिया। वे कई सालों में मिस्र में ही मौजूद थे और उन्होंने शादी भी एक मिस्र की औरत से की। वे मेरे ससुर के बचपन के दोस्त हैं और इसी दोस्ती को आज तक निभा रहे थे। मैंने एक फ़ोन कॉल पर वे एकदम चले आए थे और उन्होंने जब मेरी ये हालत देखी तो हैरान रह गए। मैंने रोते हुए रिजवान की दूसरी शादी का बताया तो वे कुछ देर खामोश हो गए और कहने लगे, मुझे इस बारे में मालूम था, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। जब तुम सब कुछ जान गई हो तो बेहतर यही है कि तुम वापस लौट जाओ। मैंने गहरी नज़र आगा साहब पर डाली और मैंने उनसे कहा, मेरी वापसी का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अब मेरा इंडिया में कोई नहीं है। रिजवान भी मुझे
मुझे तलाक दे चुके हैं, अब मैं यहीं रहूँगी। आगा साहब ने मुझे नासमझी से देखा, लगता है वे मेरी बातें समझी नहीं। मैंने आगा साहब से गुजारिश की कि मुझे अपने पास कुछ टाइम तक के लिए रख लें, मैं यहीं नौकरी करूँगी और शादी कर कर यहीं बस जाऊँगी। आगा साहब को लगा कि शायद मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह मुझे अपने घर ले गए और अपनी बीवी से कहकर मेरे रहने का इंतज़ाम करा दिया। उनको लगा था कि कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और वापस मैं इंडिया चली आऊँगी, लेकिन मैं फ़ैसला कर चुकी थी अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। मेरी इद्दत के दिन चल रहे थे और साथ ही साथ नौकरी की तलाश भी कर रही थी। आगा साहब की बीवी को भी बता चुकी थी कि मैं यही शादी करना चाहती हूँ। वे एक मिस्र औरत थी, उनका यहाँ पर खूब ज़्यादा जान पहचान थी। वे कहने लगी कि मैं तुम्हारी शादी करा दूँगी, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन जब ये बात आगा साहब ने सुनी, उन्होंने सख्ती से मुझे मना किया। उन्होंने कहा मिस्र मत से शादी करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि यहाँ के तौर तरीके और रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। लेकिन मैंने आगा साहब की बातों पर गौर करने की बजाय मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही और मैंने भी तय कर लिया था कि अब मैं यहाँ की नेशनलिटी हासिल करके ही रहूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि ये मेरी मजबूरी है, शायद मैं अंदर ही अंदर इंतकाम की आग में जल रही थी और ये सारे फ़ैसले मैंने उस इंतकाम लेने के लिए ही किए। मैंने उसे बताना चाहती थी कि मैं अभी उससे कम नहीं हूँ और मैं उसे यहीं रह कर दिखाऊँगी। मैंने अपना वीज़ा भी बढ़वा लिया था और अपनी इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने ससुराल में किसी को भी नहीं बताया था कि मेरा शौहर मुझे तलाक दे चुका है और ना ही महके में, क्योंकि इस तरह मुझ पर वापसी का दबाव पड़ जाता। अब मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। आगा साहब की बीवी ने अपने ही ख़ानदान के एक लड़के अमन से मेरा रिश्ता पक्का करवा दिया। आगा साहब ने मुझे रोकने और समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नफ़रत और गुस्से ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। इद्दत पूरी होते ही मैंने अमन के साथ बिना सोचे समझे शादी कर ली, जबकि ना मेरी और उसकी ज़बान एक थी और ना ही मैंने किसी से मशवरा किया था। मुझे लगने लगा था कि मुझे किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सकती हूँ। लेकिन मैं भूल गई थी इंसान को हमेशा मशवरा करने के बाद ही इतने बड़े फ़ैसले लेने चाहिए। आगा साहब ने तो मुझे रोकने की पूरी कोशिश की थी। आगा साहब ने और उनकी बीवी ने मुझे सादगी से रुखसत करा दिया। मैंने आगा साहब से वादा किया था कि खुद से मेरे ससुर को मेरी इस शादी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वे अब तक इस बात से अनजान थे कि मैं रिजवान के साथ नहीं रह रही हूँ। कभी याद में उन्हें फ़ोन करती तो अपनी खैरियत के बारे में ही बता देती और इससे ज़्यादा कोई बात ना करती। और रिजवान ने भी उन्हें नहीं बताया था कि वे मुझे तलाक दे चुके हैं। मैंने सोच लिया था कि जब अमन के साथ अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी में फ़िट हो जाऊंगी तो खुद अपने घर वालों को बता दूंगी, खबर भिजवा दूंगी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैं एक मिस्र मर्द से शादी कर कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। अमन मुझे रुखसत करवा कर अपने घर ले आया था, लेकिन वह मुझे अपने कमरे में नहीं लेकर गया, बल्कि एक बहुत बड़े हॉल में बैठा दिया जहाँ पर उसके सारे दोस्त मौजूद थे। उनके हाथ में शराब के गिलास थे और वे सब नशे में धुत मुझ पर नजरें गवाए बैठे थे। और अब अमन मेरे करीब आया और कहने लगा, मेरे खानदान की रस्म है शादी की पहली रात दुल्हन को अपने दूल्हा और उसके दोस्तों के आगे डांस कर दिखाना होता है। मैं घबरा गई और अमन की तरफ देखने लगी और वह खुद भी शराब के नशे में धुत था और मुझे डांस करने के लिए कह रहा था। उसके दोस्त भी मुझे हवस भरी नज़रों से देख रहे थे। वहाँ मेरे ससुराल के और भी लोग मौजूद थे जो उस मंजर में आनंद ले रहे थे। ना चाहते हुए भी मुझे उनकी रस्मों में शामिल होना पड़ा और अमन के दोस्तों के सामने डांस कर दिखाना पड़ा, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं था। इसके दोस्त मेरे करीब आ रहे थे और मुझ पर नोट उछाल रहे थे, जिसका मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था। शादी की पहली रात इस तरह का मुजरा करना पड़ता है। मेरे हाथ पैर पूरी तरह काँप रहे थे, क्योंकि ये लोग मेरे लिए बिल्कुल गैर थे और मैंने नफ़रत में अंधी होकर अपने लिए गड्ढा खोद लिया था। आधी रात ऐसे ही गुजर गई थी। फिर उसके बाद ही अचानक शोर सा उठा था। अमन मुझे अब घर के सामने खाली मैदान में ले आया था। मुझे
कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने अमन से पूछा तो कहने लगा कि तुम्हें अभी हमारे बहुत सी रस्में रिवाजें पूरी करनी हैं, उसके बाद तुम मेरे साथ ज़िंदगी शुरू करोगी। अमन की बातें सुनकर मुझे ख्वाब सा महसूस होने लगा। पता नहीं मिस्र लोगों के अब कौन कौन से रिवाज हैं जिनसे मैं पूरी तरह वाकिफ़ नहीं थी। मेरे हाथ पकड़े मुझे खुले मैदान में लेकर अमन मेरा हाथ पकड़ खुले मैदान में ले गया जहाँ एक ऊँट मौजूद था और मुझे कहने लगा कि तुम्हें मुझसे पहले इस ऊँट के साथ रिश्ता बनाना होगा। ये सुनकर मेरी जान निकल गई और मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है। अमन कहने लगा ये हमारा ख़ानदानी तरीका है। दुल्हन पहले ऊँट की पीठ पर सवार होकर उसके ऊपर बैठकर थोड़ी दूर चलती है, फिर मोहब्बत का इजहार करती है और जब ऊँट दुल्हन को अपनी ज़बान से चाट लेता है तो वह इस काबिल समझी जाती है और पति के साथ ताल्लुक़ कायम कर सके। अमन ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी, लेकिन वहाँ मौजूद लोग इस बात के गवाह थे कि ये रस्म वाकई में आती है। इतने लोगों की मौजूदगी में अपने आप को और अपने वजूद को ऊँट के हवाले करना और उसकी ज़बान अपने वजूद पर बर्दाश्त करना बहुत ही शर्मनाक काम था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर थी। अब मुझे वह सब कुछ करना था जो अमन कह रहा था। मुझे जानवरों से बहुत खौफ आता था और इतने लोगों की मौजूदगी में ये सब कुछ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं सोच रही थी कि इससे अच्छा तो मैं वापस इंडिया चली जाती। रिजवान की नफ़रत ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और यही सोचकर मैंने दूसरी रस्म भी कर डाली। अमन इसके बाद मुझे घर लेकर आ गया तो अमन ये कहकर कमरे से बाहर चला गया कि मुझे अब आखिरी रस्म अदा करनी है और अमन कमरे से चला गया और उसका मिस्र बाप मेरे कमरे में चला आया। शादी की रात ससुर को कमरे में देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ना जाने इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला था। इंडिया में तो ससुर अपनी बहू के कमरे में आने से पहले ही दरवाज़ा खटखटाते हैं। अभी मैंने शादी की रात तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि ससुर नई नवेली बहू के कमरे में चक्कर लगाए और यहाँ तो मेरा मिस्र ससुर बगैर दरवाज़ा बजाए मेरे कमरे में दाखिल हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अब मेरा ससुर बिस्तर पर मेरे सामने बैठा, मेरा घूंघट उठाकर मुस्कुराकर मुझसे कहने लगा तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ससुर ने साइड के बल पर रखा दूध का गिलास था और अपने हाथ से उस दूध के गिलास को मेरे होठों से लगा दिया। ना चाहते हुए भी मैंने ज़बरदस्ती दूध पीने लगी। मेरा ससुर मेरे शौहर की जगह कमरे में क्या कर रहा था। दूध का गिलास ख़त्म हुआ तो मेरे ससुर ने एक तोहफ़ा निकाला और कहा कि मेरी बहू के लिए है। मैंने डरते डरते वह तो पकड़ लिया। मेरे ससुर ने मेरे माथे पर होठ लगाए और मुझे चूमते हुए खड़ा हो गया और कहने लगा तुम्हें नई ज़िंदगी मुबारक हो। यह कहकर वह कमरे से चला तो गया और अमन कमरे में आ गया, लेकिन मैं अभी तक सदमे की हालत में थी। आज तक मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा था। मेरे लिए बहुत शर्म की बात थी कि शादी की पहली रात ही मेरे ससुर ने मुझे अपने हाथ से दूध का गिलास पिलाया था और वह भी मेरे शौहर की जगह। ये कैसे रस्म व रिवाज थे जो अमन के ख़ानदान ने अपनाए हुए थे। आखिर में जब अमन कमरे में आया तो मुझे उसका वज़न बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि शादी की पहली रात ही उसकी वजह से मुझे उसके दोस्तों के आगे अपने जिस्म की नुमाइश करनी पड़ी और एक ऊँट को अपने वजूद से करीब करना पड़ा था और अपने ससुर के साथ कुछ ऐसे लम्हे गुजारे थे जो बहुत ही बुरे थे, जो मेरे वजूद पर सवाल उठा रहे थे। हर रिश्ते की कुछ मर्यादा होती है। अमन के ख़ानदान और उसकी रीति रिवाजों की वजह से आज ये सारी मर्यादाएं टूट गई। मुझे पहले ही रात एहसास हो गया था जिसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी उसके मन में मेरे लिए कोई इज्जत ही नहीं थी, क्योंकि उसने लोगों की मौजूदगी में मेरी इज्जत को दागदार कर दिया। शादी की पहली रात मैंने बगैर किसी जज्बात के साथ गुजार दी। अगले दिन जब जागे आगा साहब और उनकी बीवी मुझसे मिलने आए तो मैंने ना चाहते हुए उनकी बीवी से इस बारे में शिकायत की। उनकी बीवी मुस्कुरा कर कहने लगी ये तो उनके ख़ानदान में बहुत आम सी बात है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। फिर आगा साहब ने मेरी आंखों में देखा और कहने लगे भारत जैसी रस्में हर किसी देश में नहीं होती। भारतीय अपनी बीवी को अपने सिर का ताज बनाते हैं और उन्हें इज्जत का लिबादा पहनाते हैं। दूसरे देशों में बहुत कम देखने को मिलता है और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ शादी करने के लिए रोक रहा था। और जब तुम अपनी मर्ज़ी कर चुकी हो तो कोशिश करो कि यहाँ के रस्म व रिवाज को अपना लो, लेकिन याद रखना यहाँ के मर्दों से उस इज़्ज़त की उम्मीद ना रखना जैसे भारतीय मर्दियों से रखी जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग मतलबी होते हैं। आगा साहब और उनकी बीवी
वापस चले गए और मैं अमन के साथ शादीशुदा ज़िंदगी में बस गई थी। मैंने अपने दिल को मार दिया था। मैं जानती थी बचपन से जो मैंने ख्वाब देखे थे वे यहाँ पूरे होने वाले नहीं हैं। मैंने अपने माँ बाप और ससुराल वालों को रिजवान के रवैये के बारे में, उसकी दूसरी शादी के बारे में बता दिया। आज मेरी शादी को 3 महीने होने वाले हैं। इन 3 महीनों में जो अजीब और गरीब रस्में मैंने देखी हैं, मैं हैरान रह जाती हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।